देखो बच्चों, आज हम आप लोग को परमाणु संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, चलो देखो बच्चों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? हम जितना चीज देखते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जितना चीज देखते हैं, सब क्या है? एटम्स से बने हैं, छोटे छोटे एटम्स से बने हैं। तो एटम्स तक बने हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कोई चीज़ का बड़ा सा रूप लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बड़ा चीज़ है, लोहा है, बड़ा चीज़, उसको हम क्या किए? छोटा किए। उसको छोटा करने के बाद और छोटा किए, और छोटा किए, और छोटा किए। इस तरह से इतना दूर तक उसे हम छोटा किए कि जब तक वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सके। मैंने जो ये स्टेज है, ये इसको बोलेंगे हम अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो अणु स्टेज में क्या होता है कि कोई भी अणु वह सबसे छोटा कण होता है किसी पदार्थ का, जो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब इस अणु को भी हम छोटे तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसको बोलेंगे परमाणु। परमाणु, एटम। ये क्या मिलेगा? परमाणु। अब हम थोड़ा सा बहस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम? Molecule can exist in free state, but atom cannot exist in free state. अब ये एटम फ्री स्टेट में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं रहता है, इसका कारण हम आगे बताएंगे। आगे जब हम पढ़ाई बढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि काहे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, केवल अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसको हम फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। अब हम परमाणु समझने के लिए हम थोड़ा सा परमाणु हम समझा रहे हैं। तो परमाणु समझने के लिए क्या है कि हम थोड़ा सा चित्र को बदलते हैं। देखो बच्चों, ये परमाणु की खोज किसने किया? परमाणु का खोज रदरफोर्ड ने किया। तो रदरफोर्ड कैसे खोज किया, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। हुआ क्या कि एक बार रदरफोर्ड क्या किए कि सोने का पत्थर ले लिए, गोल्ड फॉइल। ये क्या है? सोने की पत्थर, लगभग 0.005 मिलीमीटर मोटा सोने का पत्थर लिए। अब क्या किए कि इस पर अल्फा किरणों की बम्बार्डमेंट किए। अल्फा किरणों से इसे चोट मारी। चोट मारने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा किरण सीधी रेखा में ही निकल गए। जिस रास्ते में जा रहे थे उस विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के वो निकल गए सीधी रेखा में। इससे यह प्रूफ हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, इससे यही पता चलता है, क्योंकि अल्फा रे जो बहुत ज्यादा मात्रा में बिना किसी रोक टोक के एक किनारे से दूसरे किनारे निकल गए। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी, खाली है। उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा किरणें बड़ा एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ निकल गए। ये देखिए, बहुत क्या कम किरणें जो है सो बड़ा एंगल बनाते हुए ये दूसरी तरफ भाग गए। उसके बाद लगभग 9 लाख में से कोई एकाध किरण ये क्या करता है
कि जिस रास्ता में जाता है उसी रास्ता में लौट आता है। देखो उसी रास्ता में लौट आता है। तो देखा कि 9 लाख में से कोई एक किरण अगर लौट के आती है, इसका मतलब है कि ये अधिकांश स्थान खाली है। और ये एंगल बेंड करने का कारण यह है क्योंकि इनका जब मुकाबला हुआ, आप लोग जानते हैं कि जो अल्फा किरण होता है, अल्फा क्या होता है, 2 प्लस होता है और अल्फा का मास होता है, मास बराबर 4 गुने हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से 4 गुना होता है और इसमें हाइड्रोजन से 2 गुना प्लस चार्ज होता है। 2 गुना प्लस, हाइड्रोजन में 1 प्लस है तो इसमें 2 प्लस, और हाइड्रोजन का अगर 1 मास है तो इसका 4 मास है। तो ये हाइड्रोजन असर समझ लीजिए कि इस तरह का ये डबल प्लस वाला ये गोली है, ये क्या है, बस हीलियम आयन है। इसी को हम कह सकते हैं अल्फा रे। अल्फा रे क्या है, हीलियम आयन है। जब ये किरणें यहाँ से टकराई गोल्ड फॉइल से, तब क्या हुआ कि कुछ किरणें सीधी रेखा में गमन कर दी, कुछ बड़ा एंगल लेते हुए बेंड हो गई, कुछ किरणें वापस आ गई। तो हम थ्योरी जानते हैं कि ये प्लस प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और ये प्लस है और ये माइनस है, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, अट्रैक्शन होता है। और माइनस और फिर माइनस, इसमें रिपल्सन होता है, एक दूसरे से ये दूर भागते हैं। ये माइनस माइनस में रिपल्सन, प्लस प्लस में रिपल्सन और प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो यदि ये रिपल्सन हो रहा, देखो ये प्लस उधर से भेज रहे हैं, कैसा भेज रहे हैं, ये प्लस मतलब ये हीलियम डबल प्लस का पार्टिकल, और हीलियम डबल प्लस से पार्टिकल इधर आ रहा है और ये दूर भाग रहा है। जाहिर है कि यहाँ माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस अगर होता तो वह उसमें सट जाता, दोनों एक दूसरे से मिल जाते। लेकिन चूंकि इधर से प्लस जा रहा है तो जाहिर है कि यहाँ भी हमारा जो भाग है ये भी हमारा कैसा है, प्लस है, ये भी हमारा प्लस है ना। तभी तो ये प्लस और ये प्लस में दोस्ती नहीं हुआ, रिपल्सन हो गया, जिसके कारण वो दूर चला गया। तो यहाँ हमने 3 बातें सीखी। पहला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरा, परमाणु के बीच में एक नाभिक है जो धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इधर से जाने वाला पॉजिटिव को रिपेल करता है। अच्छा, और यह भाग जो है से बहुत छोटे से स्थान में कॉन्सेंट्रेट है, केंद्रित है। ये छोटे से स्थान में केंद्रित होने से क्या होता है कि यह बहुत कम किरणें जो है, 9 लाख में से एक किरण मान ले लौट के आता है, इसका मतलब 9 लाख किरणों को आराम से पार होने दिया, एक किरण लौट के आई। तो यह बहुत छोटे स्थान में यह केंद्रित है। देखिए इससे क्या समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द एटम इज वैकेंट, पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट द न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम, दिस सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण वो दूर भगाता है, और ये बहुत घना है, बहुत डेंस है, इतना डेंस है कि मान लीजिए ये 4 है तो ये 4 से जरूर ज्यादा है, क्योंकि 4 में अगर टक्कर होता है तो शायद दोनों बराबरी हो जाता, लेकिन ये 4 नहीं, ये लगभग 100 के आसपास है और ये 4 है, तो इससे लौट के इसको आना पड़ा। जैसे 2 प्लस जा रहा है और यहाँ मान लीजिए 100 प्लस है, तो 100 प्लस से लौट गया। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ। यह घटना है
1911 ईस्वी की शुरू में खोज हो रही थी। देख हाँ ठीक है। देखो बच्चों, रदरफोर्ड जो बताए थे उसमें ये उन्होंने ये कहा था कि परमाणु का अधिकांश स्थान खाली है। दूसरा ये कहा था कि उसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए कहा था कि उस पॉजिटिव के चारों ओर इस तरह, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज बिखरे पड़े रहते हैं। जैसे आप देखते हैं तरबूजा का काटते हैं तो उसके किनारे किनारे दाने बिखरे रहते हैं, उस तरह से उन्होंने कहा था कि तरबूज की तरह बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसकी संख्या और इसकी संख्या बराबर होती है। जैसे यहाँ अगर 100 प्लस है तो 100 माइनस किनारे किनारे रहता है, इक्वल अमाउंट में, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई, उन्होंने इन इलेक्ट्रॉनों की सजावट के बारे में कुछ नहीं कहा कि कैसे सजा रहता है, कैसे इसकी सजावट है ना। तो सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से सर्कुलर पाथ में, एक घूम रहा है, तो होता है कि जब बहुत देर तक कोई घूमता है तो उसकी एनर्जी जो है सिर्फ घटते जाती है, उसका काइनेटिक एनर्जी घटता है। और काइनेटिक एनर्जी जब घटता है तो ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये उसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेगा, खींच लेगा। फिर ये घूमते 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 जैसे घूमते हैं वैसे इसका एनर्जी कम होता जाता है रेडिएशन के द्वारा, और ये अल्टीमेटली अंत में क्या होता है कि यह नाभिक में गिर जाता है, अंत में नाभिक में गिर जाता है। तो इस तरह से देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी वह बहुत दिनों के बाद, मान लीजिए 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, कितनों साल के बाद क्या होगा कि अंत में ये नाभिक में गिर ही जाएगा। और नाभिक में जब गिर जाएगा तो क्या होगा कि ये एटम का बनावट नहीं रहेगा, फिर ये एटम नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे में दोस्ती कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो केवल क्या होगा कि नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, इस तरह से। तो इस तरह से जो दोष पाया गया, इसको रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपका जो एटॉमिक मॉडल है ये अभी अस्थाई नहीं है। क्यों नहीं अस्थाई है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो बनावट, घूमने की स्थिति जो है आपने सही सही नहीं बताया। इसके लिए फिर 1913 ईस्वी में एक नील्स बोहर नाम के व्यक्ति थे, वो फिर इस डिमेरिट को ठीक किए। ठीक, हाँ। देखो बच्चों, हम जो हैं से अभी रदरफोर्ड का मॉडल में जो दोष आया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते फिर न्यूक्लियस में गिर जाता है, इस समस्या से उभरने के लिए ये जॉन्स केपलर, देखिए जॉन्स केपलर एक बार क्या कर रहे थे, ग्रहों की गति को समझ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे कि ग्रहों में सूर्य सबसे बीच में होता है, उसके बाद बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से ग्रहों की गति को ड्राइंग बना रहे थे। तो उसी का एक शिष्य चेला डिस्पेल कौन था? नील्स बोहर। तो जब वो ग्रहों की गति बना रहे तो उन्होंने सोचा कि शायद ये सूर्य के चारों तरफ जिस तरह ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी तरह ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनकी गति से इन्होंने मेल करा दिया। तो उन्होंने कुछ पोस्ट्यूलेट निकाले, कुछ परिकल्पना, कुछ सिद्धांत, कुछ नए नए नियम बताए। बोला कि इलेक्ट्रॉन्स निश्चित पथ पर घूमते हैं जिन्हें स्थिर कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे नहीं घूमता है, जैसे उसमें तो बताया गया कि जैसे तैसे घूमता है, पंपकिन के जैसा या फिर वाटरमेलन की दाना जैसे बिक रहते हैं वैसे, तो बोला वैसे नहीं,
वहाँ एक भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है सो नियम पूर्वक स्थिर रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भिन्न भिन्न कक्षाओं में ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। और जब ये इन कक्षाओं को हम क्या करते हैं, स्थिर कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट, ये इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम, इसकी एनर्जी सब कैलकुलेट किया जा सकता है सबका। और थोड़ा सा हम बता दें कि जैसे अगर इसका एक है, एक का स्क्वायर, तो इसका 2 का स्क्वायर होगा। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर होगा, और ये 3/3 9 सेंटीमीटर पर होगा, और ये 4 चौके 16 सेंटीमीटर पर होगा, अगला फिर 25 सेंटीमीटर पर होगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरह का स्क्वायर में वो सब दूर दूर होते हैं। इस तरह से जो बाहरी कक्षा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत रेडियस उसका बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिवॉल्व अराउंड इन सेलेक्टेड ऑर्बिट, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब ये स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो ये एनर्जी ना तो रिलीज करते हैं और ना तो एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें हमने दिखाया था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था तो थोड़ा 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 एनर्जी रिलीज कर रहा था, और एनर्जी रिलीज करने के कारण क्या हुआ कि उसका रेडियस घटता गया और अल्टीमेटली वह न्यूक्लियस में फॉल कर गया। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, स्थिर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो क्या होता है कि ना तो ये एनर्जी रिलीज करता है, ना तो ये एनर्जी गेन करता है। जैसे एक सपोज करो, जैसे आप दुकान में गए और दुकान में बोले कि देखो तुम हमको एक बिस्कुट दो, और दुकानदार बोल दे कि नहीं, हम तुमको जब भी बिस्कुट देंगे तो एक पैकेट देंगे, एक खुला बिस्कुट नहीं बिकता है दुकान में। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें जो एनर्जी होती है वो स्मॉल पैकेट्स के रूप में होती है, बंडल्स के रूप में। इन बंडल्स को हम फोटॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है इस वो फोटॉन्स जो होता है वो एनर्जी बंडल के रूप में होती है, और एक बंडल यानी एक फोटॉन से कम एनर्जी मीनिंगलेस है। मतलब कम से कम आपको एक फोटॉन, एक बंडल एनर्जी या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा। उससे कम एनर्जी की बात करें तो वह मीनिंगलेस होगा, दैट एनर्जी इज मीनिंगलेस। तो हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते हैं। अब घूमते समय क्या होता है कि नाइदर रिलीज एनर्जी नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी। यहाँ देख लिए कि एनर्जी कब निकलता है या सोखता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट पर जंप करता है, या यहाँ वाला यहाँ जंप करे या यहाँ वाला यहाँ जंप करे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब वो एनर्जी या तो निकालेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ देखना है कि अगर इस ऑर्बिट पर है, मतलब कोई चीज़ अगर E4 में है, एनर्जी लेवल 4 में है, और अगर एनर्जी लेवल 3 में आना चाहता है तो एनर्जी को लूज करेगा, खोएगा। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है और हम 10 रुपया बनना चाहते हैं, तो 90 रुपया हमको खोना पड़ेगा, तभी तो हम 10 रुपया बनेंगे। उसी तरह हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी को लूज करना पड़ता है, और एनर्जी कैसे निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ऊर्जा के विकिरण के रूप में। अगर यहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा फिर एनर्जी निकालेगा, यहाँ से अगर जंप करके इसमें आएगा, कम एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। और जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, मान लीजिए E1 में है और E2 में जाना चाहता है, तो इसको एनर्जी गेन करना होगा, कहीं से एनर्जी पाना होगा। यानी एनर्जी कहाँ से मिलेगा, रेडिएशन के रूप में। उसको हम गर्म करेंगे तब ये इसमें जाएगा, और गर्म करेंगे तो इसका एनर्जी इसमें जाएगा, इसका एनर्जी इसमें जाएगा। तो एनर्जी गेन करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और एनर्जी लूज करके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में फॉल करता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। इन कक्षाओं में घूमते समय ना तो ऊर्जा लॉस करते हैं, किसी कक्षा की ऊर्जा आयतन त्रिज्या फिक्स होती है। मतलब इस कक्षा में कितना एनर्जी होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इसका रेडियस होगा, कितना इसका वॉल्यूम होगा,
उस सब साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये स्थिर कक्षा है। स्थिर कक्षा में ना रेडियस बढ़ना है ना घटना है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हर एक कक्षा का एनर्जी, हर कक्षा का इलेक्ट्रॉन, हर कक्षा का वॉल्यूम, सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। और रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि हर बार एनर्जी लॉस कर रहा था। अच्छा, और देखिए किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2n²। मतलब यहाँ अगर देखते हैं ये पहला में, तो पहला में 2 गुने 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से 2 गुने 2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा। 3 2 गुना 3 का स्क्वायर 18 होगा। उसी तरह 2 गुना 4 का स्क्वायर क्या होगा, 32 होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो ये क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी केप्ट इन ए सर्टेन ऑर्बिट, माने इसमें 2 से ज़्यादा नहीं हटेगा। जैसे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट को दे दीजिए और बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो आगे के ऑर्बिट में देगा, है ना। तो इस तरह से जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला ऑर्बिट को 2 दीजिए, बचेगा तो दूसरा ऑर्बिट को 8 दे दीजिए, फिर बचेगा तो तीसरा ऑर्बिट को 18 दे दीजिए, फिर बचेगा तो चौथा ऑर्बिट को 32 दे दीजिए, फिर 50 दे दीजिए। इस तरह से जब आपके पास खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है। अब थोड़ा सा हम और डीप जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है से कुछ कानून है कि सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। तो जब सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसके बिफोर वाला ऑर्बिट बोलेगा कि मेरा 18 हो गया, उसके बिफोर वाला कहेगा मेरा 32 हो गया, मैंने उल्टी पहाड़ा। खैर, अब हम लोग थोड़ा इतना जान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम बता रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए। मान लीजिए ये पहला ऑर्बिट है, इसका एनर्जी कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा कि आपने देखा होगा ये MgH, तो मान लीजिए M दोनों का सेम है, G भी सेम है, लेकिन H तो इसका कम है और इसका H ज़्यादा है, इसका H और ज़्यादा है, इसका H और ज़्यादा है ना। तो जैसे जैसे MgH एनर्जी है, वो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से यह साबित हुआ कि सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता है, सबसे आखिरी कक्षा में घूमता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देखिए, सपोज दैट कि इसका एनर्जी, ये इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और इसका एनर्जी जाहिर है किसका ज़्यादा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और बाकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन खाली बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी सारे इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चाहे वो किसी कक्षा में हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी, पांचवी हो। सिर्फ बाहरी कक्षा को ही हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे और बाकी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कोर यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में भरने का तरीका ये है। जैसे आप देखते हैं, अगर आपके टोकरी में बहुत सारा मिठाइयाँ हो, तो आप सबसे पहले किसको देंगे, छोटे बच्चों को,
क्योंकि छोटे बच्चे मिठाई के लिए ललायत होते हैं, वो सोचते हैं कि कब मिले, व्याकुल हो जाते हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम सबसे पहले किसको इलेक्ट्रॉन देंगे? सबसे पहले हम ये सबसे छोटा एनर्जी लेवल को देंगे, 1s2 को। 1s2 जब भर जाएगा तो और हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो फिर हम 2s2 को देंगे, 2s2 को दे देंगे। उसके बाद भी अगर बच गया तो हम 2p6 को देंगे, इसको देंगे। उसके बाद हम 3s2 को देंगे। उसके बाद भी बच गया तो हम 3p6 को देंगे, 4s2 को देंगे। इस तरह से 3d 10, 4p6, 5s2। उसके बाद फिर 4d 10, 5p6, 6s2। फिर ये 4f 14, 5d 10, 6p6, 7s2, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम यहाँ वैल्यू लगाते हैं। जैसे के सेल है, के सेल में केवल s होता है, जिसका मान क्या होता है? 2 तक जाता है, 1 से लेकर 2 तक। दूसरा एल सेल, एल सेल में क्या होता है? s प्लस p होता है ना? और इसका वैल्यू कितना होता है? 2। तो इसका वैल्यू हम 8 निकालें, 8। तो जाहिर है कि s को हम 2 दे देंगे तो p को क्या देंगे? p को क्या देंगे? 6 देंगे। यहाँ हल करेंगे तो p बराबर 6 निकलेगा। क्या है कि l में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं, s और p। तो s और p मिला के 8 हुआ, s का 2 हुआ, p का 6 हुआ। उसी तरह से m पर आते हैं। m में क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? s प्लस p प्लस d। तब हम क्या करेंगे? s प्लस p प्लस d। तो s प्लस p प्लस d, तो हम क्या करेंगे? s की जगह 2 लिखेंगे, p की जगह 6 लिखेंगे और d की जगह मालूम नहीं, इसको बराबर हम 18 लिख देंगे। तो हल करने के बाद क्या निकलेगा? d बराबर 10 निकलेगा। उस तरह से हम क्या करेंगे? n पर आएंगे तो n में क्या होगा? 32 इलेक्ट्रॉन होगा। उसमें s प्लस p प्लस d प्लस f। तो हम 2, 6, 10 f बराबर 32। तो हल करेंगे तो 10 6 16 और 2 18। तो f का मान क्या आएगा? 14। तो f का मान 14 आएगा। हाँ, तो यहाँ ये देखना है कि k में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, l में 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, m में 1 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n में 1 से लेकर 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हो गया। अब हम थोड़ा सा आप लोग को एक और चीज़ बता देते हैं